हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाई आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग चैप्टर 2 क्लास 12 के चैप्टर 2 यानी सत्ता का वैकल्पिक केंद्र के बारे में पढ़ रहे थे 1991 के बाद। दोस्तों, हमने इसमें पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सत्ता का वैकल्पिक केंद्र का मतलब क्या है, क्योंकि एक बार प्री बोर्ड में नहीं, मेरे ख्याल से मिड टर्म के ही पेपरों में पूछा गया है कि सत्ता का वैकल्पिक केंद्र से आप क्या समझते हैं। तो सत्ता का वैकल्पिक केंद्र को हमने दो भागों में बताया कि एक तरफ जहां संगठन होता है तो वहीं दूसरी तरफ कुछ देश होते हैं। संगठन के तौर पे हमने दो चीजों के बारे में पढ़ा, पहले तो चार पढ़ते थे, अब दो ही पढ़ते, यूरोपीय यूनियन और आसियान। और देशों में शक्तियों के रूप में उभरने वाले हमने चीन, रूस, भारत, जापान और कोरिया के बारे में भी हमने बताया। तो इस तरह से पूछा जाए कभी 2 नंबर में कि सत्ता का समकालीन केंद्र से क्या मतलब है, तो बताइएगा सत्ता के समकालीन केंद्र का तात्पर्य उन संगठन और शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरते हुए देशों से मतलब है जिसमें जापान, साउथ कोरिया, भारत, रूस, चीन अगर एक तरफ आते हैं तो वहीं दूसरी तरफ कुछ संगठन के तौर पे आसियान और यूरोपीय यूनियन को हम देख सकते हैं। इसे ही हम सत्ता का वैकल्पिक केंद्र या सत्ता का समकालीन केंद्र कहते हैं। अब दोस्तों, हमने बताया था कि कुछ संगठन होते हैं, जैसे हमने कहा आसियान, हमने कहा यूरोपीय यूनियन। क्या ये संगठन राष्ट्रीय स्तर के होते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर के होते हैं? नहीं, संगठन भी दोस्तों दो होते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एक संगठन वो होते हैं जिसे हम अंतरराष्ट्रीय संगठन कहते हैं, जैसे यूएनओ है, जैसे WHO है, जैसे IMF है, WH है। ये सब जो संगठन होते हैं इसको हम अंतरराष्ट्रीय संगठन कहते हैं, जो पूरे विश्व के बारे में सोचते हैं। और एक संगठन वो होते हैं जो क्षेत्रीय स्तर पे काम करते हैं, जो क्षेत्र के विशेष के लिए काम करते हैं। और उसी क्षेत्रीय संगठन के हमने अर्थ, उनका उद्देश्य और उनका महत्व हमने आपको पिछले वीडियो में समझाने का प्रयास किया था। अब उन्हीं में से एक क्षेत्रीय संगठन है जिसका नाम है यूरोपीय यूनियन। अब आज हम लोग इसी यूरोपीय यूनियन के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि यूरोपीय यूनियन बना कैसे और कैसे कैसे करते हुए यूरोपीय यूनियन एक अधिराष्ट्र का रूप धारण कर लिया, यानी आधा राष्ट्र का रूप धारण कैसे कर लिया, जो बार बार क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। आज दोस्तों अब हम लोग यही बात करेंगे यूरोपीय यूनियन की। तो चलते हैं हम लोग वीडियो पर। देखिए, यूरोपीय संघ, इसको जानने से पहले कैसे यूरोपीय संघ या यूरोपीय यूनियन बनेगा, इसको हम लोग समझने के लिए सबसे पहले मार्शल योजना को समझते हैं। क्योंकि यूरोपीय संघ डायरेक्ट हमारा नहीं आया था। यूरोपीय संघ का नाम तो यूरोपीय संघ 1993 में रखा गया था। पहले तो ये यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन के नाम से ही जाना जाता था। और यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब कैसे हुई उसकी पृष्ठभूमि पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले एक तो क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, यहाँ पे 2 नंबर में जो बार बार पूछा जाता है उसे हम लोग मार्शल योजना के नाम से जानते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मार्शल योजना क्या है, मार्शल योजना क्या है, या मार्शल योजना से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों, आप ध्यान से समझिएगा, पहले इसकी कहानी को मैं समझाता हूँ। 1945 के बाद जब दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ, उससे पहले दुनिया ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को बुरी तरीके से झेला था। पूरे विश्व में सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर 45 तक चली थी। और उस दौरान सबसे ज्यादा अगर किसी देश को या किसी कंटिनेंट को अगर नुकसान हुआ था तो वो था यूरोप। यूरोप महाद्वीप में ये युद्ध बहुत चला और वहां पे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। पूरा यूरोप ही 2 हिस्सों में लगभग बटा हुआ था। ये ऐसे स्थिति में यूरोप में क्या होता है कि एक मित्र राष्ट्र होते हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान चलते हैं, और उसी में 2 लोग होते हैं, अमेरिका और यूएसएसआर। दोनों ही देश अलग अलग विचारधारा के होते हैं। तो दोनों ही चाहते हैं कि मेरी विचारधारा का ज्यादा प्रसार हो। ऐसे परिस्थिति में यूएसएसआर एक होता है जो अपने साम्यवादी विचारधारा को प्रसार करना चाहता है, और दूसरी तरफ अमेरिका होता है जो पूंजीवादी विचारधारा को ज्यादा फैलाना चाहता है। ऐसे में युद्ध की समाप्ति के बाद इन दोनों ही विचारधारा के बीच एक टकराव होता है, जिसे हम शीत युद्ध का दौर कहते हैं। शीत युद्ध की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इन्हीं परिस्थितियों में दोस्तों यूएसएसआर यूरोप में
उन देशों का मदद करता लगता है कब 1947-45 के बाद उन देशों का मदद करने लगता है जो देश सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बड़ी बुरी तरह से आर्थिक रूप से परेशान हुए थे, अब उनको नुकसान हुआ था, जिससे उसको लाभ शायद ये सोच करके वो कर रहा था कि अगर हम देशों को मदद करेंगे तो ये देश हमारे साथ जुड़ेंगे और साम्यवादी विचारधारा का प्रसार अधिक होगा। इस बात से अमेरिका 7 समुंदर उस पार बिल्कुल अनभिज्ञ था, उसे कुछ पता नहीं था, क्योंकि युद्ध की समाप्ति हो चुकी थी, सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में चले गए थे। लेकिन यूरोप के ही रहने वाला, चूंकि यूएसएसआर यूरोप का ही था, वहीं का संगठन 15 देशों का ग्रुप था, तो उसने अपने इलाके में ये काम करना शुरू कर दिया, जिससे कि अन्य पूंजीवादी देश भी इसके साथ आकर के मिल जाए। कुछ समय के बाद जब अमेरिका को इस बात की भनक मिली, तब जाकर के उसने अपने देश के एक विदेश मंत्री को भेजा, जिसका नाम मार्शल ही था। मार्शल को भेजता है और कहता है कि जाइए आप भी वहां पश्चिमी यूरोप के जो भी हमारे साथ खड़े हैं उनके साथ अंधाधुंध विकास का काम करिए, और जितना पैसा उन्हें चाहिए विकास के लिए उतना आप दीजिएगा। एक भी देश हमारा पूंजीवादी साम्यवादी देश की ओर नहीं जाना चाहिए। तब मार्शल वहां से आता है और मार्शल आ करके एक संगठन बनाता है जिसका नाम यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन कहते हैं। और इसी यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन के माध्यम से एक योजना तैयार की जाती है जिसे हम मार्शल योजना कहते हैं, और उस मार्शल योजना के माध्यम से लोगों की मदद की जाती है। इसे ही मार्शल योजना कहा जाता है। शायद मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, कह रहा है कि दूसरे विश्व युद्ध में यूरोप बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ, जिसके बाद अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप, अब देखिए सारी बातें तो कहेंगे नहीं, हम नोट्स में तो सारा लिखेंगे नहीं, लेकिन हमने कहानियों के माध्यम से आपको बात समझाने का प्रयास किया कि यूएसएसआर की उत्पत्ति मार्शल योजना कैसे बना था। तो कहते हैं कि प्रभावित हुआ, जिसके बाद अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए जबरदस्त आर्थिक मदद की। इसे ही मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। दोस्तों याद रखना, यह हमेशा क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है कि मार्शल योजना क्या होता है। बड़ी ही अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया भी और यहाँ पर लिखा भी है। आप इसे देख करके वीडियो स्टॉप करके लिख भी सकते हैं। मेहनत करने वालों के लिए कुछ भी संभव है उन्हें करना चाहिए। अब दोस्तों कह रहा है कि अब यहीं से जो संगठन बना था उस संगठन का नाम था यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, इसे कहा गया। कह रहा है कि पश्चिमी यूरोप के देशों के साथ मिलकर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्शल ने पश्चिमी यूरोप के देशों के एकता और विकास के लिए इसकी शुरुआत की थी, और इसी के तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना 1948 में मार्शल योजना के द्वारा की गई थी। क्लियर? अब देखिए दोस्तों, पूछ देगा क्वेश्चन कि यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब की गई, तो आप बताइएगा 1948 में। किसके द्वारा? मार्शल योजना के तहत की गई थी, ताकि हम लोगों का मदद कर पाए। और यही यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन आगे चल करके 1992 में, ठीक है, मास्ट्रिक्ट संधि के माध्यम से इसका नाम बदल दिया जाता है और इसका नाम यूरोपीय संघ यानी यूरोपीय यूनियन रखा जाता है, और 1993 से इसे यूरोपीय यूनियन के नाम से जाना जाता है। यही यूरोपीय यूनियन जो था, जो पहले यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन के नाम से जाना जाता था। अब देखिए आगे चल करके 49 में यूरोपीय परिषद का भी गठन किया गया, जो एक राजनीतिक संगठन था। दोस्तों यहां से भी क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है। अगर कह रहा है कि धीरे धीरे, अब देखिए यही क्या हो रहा है, यूरोपीय आर्थिक सहयोग का डेवलपमेंट हो रहा है, और यही धीरे धीरे विकास करते करते वहां तक पहुंच जाएगा। और इतना ना विकास कर लेगा, अपना झंडा बना लेगा, अपना मुद्रा बना लेगा, अपना न्यायालय बना लेगा, ठीक है, अपना संगठन बना लेगा, अपना लगभग सब कुछ बना लेगा, संविधान नहीं बना पाएगा। इसीलिए ये आगे चल करके एक अधिराष्ट्र की संज्ञा भी प्राप्त कर लेगा, यानी एक आधा राष्ट्र की तरफ बन जाएगा। संविधान ही नहीं होगा, बाकी सब कुछ होगा। अब दोस्तों की यूरोपीय कोयला इस्पात संगठन पश्चिमी
यूरोप के 6 देशों ने जैसे पश्चिमी जर्मनी, इटली, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड तथा लग्जमबर्ग ने 1951 में पेरिस संधि करते हैं और इसी संधि के माध्यम से यूरोपीय कोयला और इस्पात संगठन की स्थापना की जाती है। अब देखिए धीरे धीरे 6 लोगों से ये संगठन शुरू होता है और आज ये 27 लोगों के पास पहुंच चुका है। ठीक है, अब कह रहा है दोस्तों यूरोपीय आर्थिक समुदाय का भी गठन किया गया। किसका गठन किया गया? यूरोपीय आर्थिक समुदाय गठन किया गया और धीरे धीरे 1957 में इन्हें 6 देशों पश्चिमी जर्मनी, इटली, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड तथा लग्जमबर्ग ने 1957 में रोम संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन किया तथा यूरोपीय एटमी ऊर्जा एनर्जी का भी गठन किया गया और धीरे धीरे ये संगठन अपने माध्यम से बढ़ता रहा। अब कह रहा है कि 1973 में डेनमार्क, आयरलैंड और ब्रिटेन भी इसके साथ सदस्य बन जाते हैं, जुड़ जाते हैं। 79 में पहला प्रत्यक्ष चुनाव आयोजित किया जाता है तथा 1981 में यूनान भी इसका सदस्य बन गया। इस प्रकार देखा जाए तो 1985 में सागेन की संधि, दोस्तों एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है मिड टर्म में, सागेन की संधि के अनुसार समुदाय के सदस्यों के बीच सीमा नियंत्रण को समाप्त कर दिया कि जो भी इसके देश हैं इनके आपसी सीमा नियंत्रण अब समाप्त हो जाएगा, कोई इनके बीच में सीमा का मुद्दा नहीं रहेगा। 1986 में स्पेन और पुर्तगाल भी इसमें शामिल हो जाते हैं और इस प्रकार से दोस्तों 89 और 90 में जब जर्मनी का एकीकरण हो गया, तब जाकर के फरवरी 1992 में मास्ट्रिक्ट संधि पर हस्ताक्षर करने के साथ ही यूरोपीय संघ का गठन कंप्लीट हो जाता है और इसका मार्ग खुल गया। 1 नवंबर 1993 को इस संधि के लागू होने के साथ ही यूरोपीय आर्थिक समुदाय का नाम बदलकर यूरो संघ कर दिया गया। जनवरी 1994 से एकीकृत बाजार भी प्रारंभ हो गया और 95 तक इसके अंदर 15 सदस्य बन चुके थे। लेकिन वर्तमान में यूरोपीय संघ के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 27 बन चुका है। कितना है दोस्तों? कुल सदस्यों की संख्या 27 है। कितने हैं? कुल सदस्यों की संख्या इसकी कितनी है दोस्तों? 27 बन चुका है। इस प्रकार आपको ये पता चल गया होगा दोस्तों कि यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना किस हालात में होता है और धीरे धीरे बढ़ते 1993 तक आते आते ये यूरोपीय संघ के रूप में बदल जाता है, जिस वक्त इसमें कुल 12 सदस्य होते हैं। इसीलिए इनके झंडे में 12 स्टार उस वक्त होता है। कितना होता है? 12 स्टार उस वक्त होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए अब बात करते हैं ब्रिटेन इससे अलग हो चुका 2016 में। 2016 में ब्रिटेन इससे अलग हो चुका है। वर्तमान में इसकी मुद्रा यूरो है। डेनमार्क और स्वीडन को छोड़कर सभी देश अपना लिए हैं, यानी जो इसका मुद्रा यूरो है, इस यूरो को सभी देशों ने क्या किया है? अपना लिया है। लेकिन डेनमार्क और स्वीडन इसको अभी तक नहीं अपना पाए हैं। ठीक है दोस्तों, यूरोपीय संघ के पुराने सदस्य ऑस्ट्रिया। अब देखिए, अब यहां से दोस्तों एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है जो हम आपको बता देते हैं कि कौन पुराने और कौन नए हैं। ठीक है, क्योंकि उस समय तो 12 देश थे, अभी वर्तमान में 27 देश हैं, तो संख्या तो बढ़ी है ना। तो अब इसमें से पुराने और नए देशों के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यूरोपीय संघ के पुराने देश कौन कौन है? याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्वीडन और स्पेन। ये जो 12 देश हैं इसके पुराने सदस्य हैं। और बाद में जो नए सदस्य जुड़े हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, चेक गणराज्य, रोमानिया, ये सब कौन है? ये लोग बाद में जुड़ने वाले लोग हैं। ठीक है, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, बुल्गारिया, साइप्रस और स्लोवेनिया इसमें नया जुड़ने वाले देश हैं।
इसी में दोस्तों क्वेश्चन एक पूछा था कि 27वां देश कौन है, जो मैं आपसे पूछ रहा हूं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपका 27वां देश जुड़ने वाला यूरोपीय यूनियन में कौन सा देश है। ठीक है दोस्तों, अब आता है कि यूरोपीय संघ का झंडा। यूरोपीय संघ का अपना एक झंडा भी है। अब देखिए, यही सब नीतियां इसकी धीरे धीरे क्या बन जाती है, इसकी धीरे धीरे एक राष्ट्र की ओर बढ़ने लगी। अब बताइए ना, एक आर्थिक संगठन था, संगठन के माध्यम से जब ये चल ही रहा था तो इसको एक देश की तरह झंडा बनाने की क्या जरूरत है, इसको अपना यूरो मुद्रा बनाने की क्या जरूरत है, इसके मुद्रा का नाम यूरो था, इसकी क्या जरूरत थी, इसके पास इतना बड़ा संगठन की क्या जरूरत थी, सुरक्षा परिषद बनाने की क्या जरूरत थी। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक राष्ट्र की ओर बढ़ रहा था और यही आगे चल करके अधिराष्ट्र की संज्ञा इसको देने में सक्षम होता है। यूरो संघ का अपना झंडा है जिसमें सोने जैसे रंग के 12 सितारे हैं, क्योंकि 12 ही देश शुरू में थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसका जो पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक है। पूछा गया है क्वेश्चन कि 12 सितारे किस चीज का प्रतीक हैं, तो पूर्णता, समग्रता और एकता के प्रतीक हैं। अब कह रहा है कि यूरोपीय संघ के प्रधान अंग कौन कौन है दोस्तों, तो इसमें एक सुरक्षा परिषद भी है, यूरोपीय संसद भी है और यूरोपीय मंत्री परिषद का भी संघ इसमें बना हुआ है। और कह रहा है कि आर्थिक और सामाजिक समितियां भी हैं। यूरोपीय संघ के कानूनों के लिए एक न्यायालय भी अपना है इसका। यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय ब्रुसेल्स और लग्जमबर्ग में स्थित है। अब कह रहा है दोस्तों कि यूरोपीय संघ के गठन का उद्देश्य क्या था, क्यों इसका गठन किया गया, आखिर कोई ना कोई तो उद्देश्य रहा होगा। निश्चित तौर पे हमने पढ़ा कि हर क्षेत्रीय संगठन का एक अपना उद्देश्य होता है, तो इसका भी कोई ना कोई तो उद्देश्य होगा ही होगा। कह रहा है कि आर्थिक एकीकरण अर्थात वस्तुओं और व्यक्तियों, पूंजी का एक देश से दूसरे देश में रोकटोक आवागमन हो, इसीलिए यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो वस्तुओं और व्यक्तियों और पूंजी का एक देश से दूसरे देश में बेरोकटोक आवागमन हो। साथ ही दोस्तों, सदस्य देशों की कृषि प्रणाली और उद्योग धंधों का विकास करना, शांति सुरक्षा स्थापित करने के उद्देश्य से साझी सुरक्षा और विदेश नीति अपनाना भी इनका उद्देश्य होता है। पर्यावरण में सुधार के लिए वन्य जीव तथा नदियों की सुरक्षा करना, सभी सदस्य आंतरिक मामलों में तथा न्याय से जुड़े मसलों पर भी सहयोग एक दूसरे को करते हैं। इस प्रकार दोस्तों, सभी सदस्य देशों में एक समान मुद्रा का प्रचलन होता है। सभी सदस्य देशों में वीजा मुक्त आवागमन की भी सुविधा होती है। इस प्रकार देखा जाए तो ये 7 इनके उद्देश्य हैं। कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन के उद्देश्य क्या हैं, तो आप इसे जरूर बताइएगा। अब इनकी विशेषता तो बहुत अच्छी है। यूरोपीय संघ ने आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदलकर अपने आप को राजनीतिक संस्था रूप ले लिया है, पहला। दूसरा, यूरोपीय संघ एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह कार्य करने लगा है, यानी अधिराष्ट्र की तरह काम करने लगा है। इसके अंदर आप अगर देखते हैं तो इसमें कई सारे चीजों को हम लोग देख सकते हैं, जैसे इसका अपना झंडा है। ठीक है, क्या है इसका अपना खुद का झंडा बन गया है, इसका खुद का अपना झंडा है, अपना गाना है, अपनी स्थापना दिवस मनाता है और अपना मुद्रा भी है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन के कई उद्देश्य हैं। अन्य देशों से संबंधों के मामले में इसने काफी हद तक साझी विदेश नीति और सुरक्षा नीति बना लिया है। यूरोपीय संघ का झंडा 12 सोने के सितारों के घेरे के रूप में वहां के लोगों की पूर्णता, समग्रता, एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। ठीक है दोस्तों, ये इसके फायदे हैं।
यानी 2003 में यूरोपीय संघ के साझा संविधान बनाने की कोशिश को जो नाकामयाब रहा। यही तो एक वजह था, यही तो संविधान नहीं बन पाया, जिसके कारण हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे अधिराष्ट्र की संज्ञा देते हैं। अदरवाइज ये एक राष्ट्र की तरह काम कर रहा था और राष्ट्र बन ही जाता, लेकिन इसका संविधान किसी विवाद की वजह से नहीं बन पाया। अब पूछ रहा दोस्तों क्वेश्चन अगला कि यूरोपीय संघ क्यों सबसे ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली संगठन है? तो निश्चित तौर पे इसका पहला कारण क्या है, सबसे पुराना संगठन का होना। अब देखिए ये सब सारा क्वेश्चन दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है। क्या है? तो यूरोपीय संगठन सबसे पुराना कौन है, कैसे है? तो यूरोपीय संघ सबसे पुराना एक संगठन है, इसलिए शक्तिशाली है। 1948 की मार्शल योजना ने शुरुआत की थी इसकी, लगभग 77 सालों से निरंतर ये चल रहा है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रीय संगठन का निर्माण भी इसी के विकास को देखते हुए किया गया है, जैसे आसियान। यानी कई संगठनों का ये क्या है, रोल मॉडल है, कई संगठनों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। सभी के लिए एक झंडा, 12 सोने के सितारे इसमें है, एक मुद्रा यूरो है, एक राष्ट्रगान और संसद भी इसका अपना है, साझी सुरक्षा और विदेश नीति भी है। इसी के वजह से ये एक शक्तिशाली है, यानी इसकी समान राजनीति है, ठीक है, इसका समान राजनीति है, पुराना संगठन है और यूरोपीय संघ की सहयोग नीति यानी मेल मिलाप की नीति जो है ना, इसकी सबसे आगे लेकर के इसे जाती है, सहयोग की नीति है। विश्व राजनीति पे प्रभाव भी है, अधिकांश सदस्य पश्चिमी यूरोप के ही हैं, सभी शक्तिशाली और धनी भी हैं, सभी का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रभाव भी है और सभी विकसित भी हैं, एकजुट भी हैं। राजनीतिक और कूटनीतिक महत्व भी है। इसके एक सदस्य फ्रांस यूएनओ का स्थायी सदस्य है, जिसे वीटो पावर भी प्राप्त है। हालांकि ब्रिटेन अब यूरोपीय यूनियन से बाहर है, वरना ब्रिटेन को भी क्या था, वीटो पावर था। अब इस प्रकार से बताइए, इतनी सारी जिस संगठन में खूबियां हो तो निश्चित तौर पे वह संगठन एक शक्तिशाली संगठन होगा और दिखाई भी देगा। ठीक है दोस्तों, इसका आर्थिक महत्व भी है। इसका जीडीपी इतना अरब डॉलर का है। 2005 में यह विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, अभी भी विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसकी मुद्रा यूरो यूएसए की डॉलर के लिए खतरा बनते जा रहा है। दिन प्रतिदिन यूरो के लिए ये क्या बन रहा है, एक खतरा बनते जा रहा है। ठीक है दोस्तों, और सैन्य ताकत भी इसके पास है। इसका सबसे बड़ा सैन्य बजट है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना है इसके पास, आधुनिक और विकसित तकनीक का इस्तेमाल करते हैं लोग। इस प्रकार देखा जाए तो ये 7 ऐसी विशेषताएं हैं, 7 ऐसी चीजें हैं जो यूरोपीय यूनियन को सबसे ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली भी बनाने का काम करता है। अगर दोस्तों क्वेश्चन घुमा फिरा करके भी अगर आए तो इसका उत्तर यही मानिएगा और यही लिखने का प्रयास भी करिएगा, आप इसमें सफलता मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। अब कह रहा है कि यूरोपीय संघ की कुछ कमियां और कमजोरियां भी है। निश्चित तौर पे है, निश्चित तौर पे है। किसी भी व्यक्ति के अंदर कुछ कमियां और कमजोरियां तो होती हैं, भले ही वो लाख ताकतवर क्यों ना हो जाए, कितना भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, उसके अंदर कुछ कमी होती है, कुछ कमजोरियां होती हैं। यूरोपीय यूनियन भी एक ताकतवर संगठन तो है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसमें कमी है और कुछ कमजोरी है। क्या है? तो यूरोपीय संघ अपना संविधान बनाना चाहता था, परंतु बना नहीं सका क्योंकि कुछ देशों में सहमति नहीं है। ये इसकी कमजोरी, यानी इसमें कुछ सभी देश एकजुट नहीं है, किसी न किसी देश की कमी, लेकिन फिर भी सब एक साथ जुड़ करके आगे चल रहे हैं। यूरो संघ की मुद्रा है, इसे सभी देशों ने नहीं स्वीकारा है। ये अपने आप में एक झगड़ा का कारण है कि सभी के ने इसको स्वीकार करके लेकर के चलने का काम नहीं किया है। तो ये बताता है कि इसके अंदर अपने आप में क्या है, एक कमी है। इसे ब्रिटेन, स्वीडन, डेनमार्क नहीं अपनाया है इस मुद्रे को। ब्रिटेन इसके साझा व्यापार से भी अलग हो गया है। साझी सुरक्षा और विदेश नीति के बावजूद इसके सदस्य राष्ट्र आज अलग अलग व्यापार करते हैं। जैसे 2002 में इराक फ्रीडम में ब्रिटेन ने अमेरिका का साथ दिया था, तो वहीं जर्मनी ने, फ्रांस ने इसका विरोध भी किया था। इस बात का ये प्रमाणित करता है, ये बात ये प्रमाणित के साथ बताता है
कि निश्चित तौर पर इसमें आपसी मतभेद है और आपसी मतभेद ही इसकी कमजोरी का कारण है। फिर भी कुल मिलाकर के देखा जाए तो कुछ कमियों के बावजूद भी यूरोपीय यूनियन आज दुनिया की एक शक्तिशाली क्षेत्रीय संगठन है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। अब दोस्तों मैंने पूरा यूरोपीय यूनियन आपको बताया है, समझाया भी है। अब आपको इसमें क्या करना है, बड़ी ही बेहतर तरीके से देखना है, समझना है और एक एक पार्ट को इसके समझ करके पढ़ना है और उसका नोट्स बना लेना है। यहां से दोस्तों क्वेश्चन आता है। अगले वीडियो में हम आसियान क्षेत्रीय संगठन की बात करेंगे, जिसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।